हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं फटाफट शुरुआत। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो संतूर से जुड़ा हुआ है। शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी सी इसकी साउंड है इस इंस्ट्रूमेंट की। हरियाणा में आईटीआई पास युवाओं के लिए हरियाणा के अंदर एक रोजगार का मेला लगेगा। 16 से 29 अक्टूबर तक हरियाणा के अंदर जो ना रोजगार मेला और कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करवाया जाएगा। 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान कराने का टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने। लगभग 200 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों में रोजगार का जो है ना वो मौका मिलेगा। तो हरियाणा के अंदर आईटीआई पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है 16 से 29 अक्टूबर तक का। हरियाणा सरकार अभी तक हालांकि शपथ नहीं ली है, मतलब 15वीं विधानसभा शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो है ना धीरे धीरे कुछ अपडेट्स जो है ना वो शेयर करने लग चुके हैं। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो एक समस्या हरियाणा या उत्तर भारत की स्टार्ट हो ही जाती है, वो है पराली जलाने की। और पराली जलाने की 84% घटनाएं हरियाणा के अंदर कौन से कितने जिलों से आती है? 7 जिलों में। ये हरियाणा का एक एनवायरमेंट इशू है। आपका सिविल्स पेपर में एनवायरमेंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। देखो, हरियाणा में पर्यावरण के लिए कह दो या पहले पूछे, अगर हम लोग पराली जलाने की 84% घटनाएं 7 जिलों से होती है, जिनमें से फतेहाबाद है, कैथल है, करनाल है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है और यमुनानगर है। ये सबसे ज़्यादा योगदान करता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो पराली जलाने की घटनाएं दिखने को मिलती है। जो रनिंग सीजन होता है उसमें टोटल 1595 खेतों में आग लगने की घटनाएं और 1343 घटनाएं जो है ना इन 7 जिलों से हुई है। और हरियाणा के अलावा दिल्ली एनसीआर में भी वायु प्रदूषण यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो भी इस पराली जलाने से बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आग से निकलने वाला धुआं है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जाहिर सी बात है, या सर्दियों के महीनों के दौरान पहले से ही खराब हो रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो और खराब, क्योंकि आपको पता है ना सर्दियों में फिर जो एयर पार्टिकल्स है वो जमे रहते हैं। बारिश के सीजन रहते हैं, उसमें बारिश वगैरह आती है तो मौसम साफ रह जाता है। तो सर्दियाँ आने से पहले ये एयर पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे जो है ना डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल एयर में जमे रहेंगे, तो वो फिर आगे आने वाले 2-3 महीनों तक जमे रहेंगे। उसकी वजह से जो है ना कुछ और रोग भी है वो लगातार आते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो ये इसमें ये जो सरकार है उसका कोई योगदान हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। किसान पराली जलाए ना तो क्या करे, क्योंकि अगर उसको हैरो कल्टीवेटर से ख़त्म कर दी जाएगी तो 100% वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगली फसल मतलब कहने का बहुत अच्छी नहीं होएगी। तो वैकल्पिक तरीकों से उच्च लागत और मशीनरी की सीमित उपलब्धता के कारण कई किसान पराली जलाना जारी रख रहे हैं। कटाई और अगली बुआई के बीच में थोड़ा समय होता है, इसलिए किसानों पे प्रेशर होता है, इसलिए जलाने के अलावा उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता। सरकार अगर चाहे, सरकार ने हालांकि कह तो रखा है पर एकड़ जो है ना 1,000 रुपये पराली के देने के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब की बात बताता हूँ। अब जैसे धान कटने स्टार्ट हो चुके हैं, अब धान कट गए, अब सरसों की बिजाई भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। इवन सरसों की बिजाई हमारे खेतों में हो भी चुकी है, हो तो क्या स्टार्ट तो क्या हो गई है, इवन मतलब बहुतों ने कर दी है सरसों की बिजाई। अब सरसों की बिजाई स्टार्ट हो चुकी है, अगेती फसल जनरली किसान बो ही देते हैं। अब फसल कटी है, मुश्किल से मुझे जहाँ तक याद है कि 5 से 7 दिन जो है ना किले खाली रहे थे, और उसके बाद में सरसों की खेती जो है ना, मतलब सरसों की बुआई कर दी तुरंत, मतलब जो ना खाली किया खेत और पानी लगाया और दोबारा से अगली फसल। अब 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का मान लेते हैं कि गैप अगर देते हैं, मान लेते हैं 20 दिन का भी ये गैप रहा होगा, तो इन 20 दिनों के अंदर भी कह सकते हो आप लोग कि सरकार थोड़ी ना खरीदने आएगी। सरकार खरीदने नहीं आएगी तो किसान जो है ना वो प्रेशराइज्ड रहेगा। तो अब क्या करे, किसान प्रेशराइज रहेगा। अब कई बार क्या होता है ये गैप कम भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना पानी की बारी का हिसाब होता है, आप किसान हो आप समझते ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज चावल का खेत खाली हुआ है और अब क्या है कि पानी की बारी आ गई। पानी की बारी अब बार बार टाइम ऐसे नहीं है कि फ्रिक्वेंटली आती रहेगी, तो तुरंत पानी लगाएगा और फिर वो जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में खेत खाली करके आने वाले 5-10 दिनों में जो है ना वो अगली फसल बो देगा। अब सरकार इतने दिनों में आएगी नहीं पराली खरीदने, तो वो मजबूरन जलाएगा। इसलिए फिर जो पोल्यूशन है वो भी होगा। या तो पहले से सरकार बहुत सारी एजेंसियां तैनात करे, है ना,
नीति और प्रवर्तन उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड भी है, हालांकि इसके लिए मतलब फाइन भी लगता है, ऐसा नहीं पराली जो जलाते हैं उस वो पटवारी जो है ना गिरदावरी करते हैं, फाइन लगता है किसानों के ऊपर, लेकिन स्टिल ये घटनाएं अभी भी चल रही है। हैप्पी सीडर मशीनों के उपयोग से जो है ना प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन उनका धीमी गति से हो रहा है। अभी ऐसा तो नहीं है सरकार ने सीडर मशीन का यूज़ करके भी कम से कम जो है ना पराली जो है ना जलाए और पानी की लागत भी कम हो उसमें, लेकिन फिर भी ये घटनाएं लगातार बढ़ी रही है। आंकड़े पिछले सालों के दिखाई रखे हैं और इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर करनाल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में हरियाणा में चावल होते भी तो थोड़े जाता है ना, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और बाकी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ मामले हैं ही देखने को। चलिए सर, अगला सवाल है कि किस हरियाणवी कंपनी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति की है? भारत की एक बेस्ट कंपनी कह सकते हो आप लोग। बहुत सारी कंपनियां वैसे स्टील बनाने वाली, लेकिन उन बहुत सारी कंपनियों में से एक कंपनी है हिसार की, जिसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील। इसको जो है ना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति करवाएगी ये कंपनी। हिसार की कंपनी है ये। भारत की प्रमुख स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिंदल स्टेनलेस स्टील ने वंदे भारत के स्लीपर कोचेस बनाने के लिए आवश्यक स्टील की सप्लाई जो है ना वो की है। शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी रिसेंटली ट्रेन के कोच में प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जिसके लिए कंपनी ने जो हाई पावर वाले टेम्पर्ड 301 एलन ग्रेड जो ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील जो है उसकी सप्लाई करेगा। और वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच को रात भर की यात्रा के लिए जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। मतलब सेफ जो है ना स्लीपर कोच, आपको पता है ना अभी तक के लिए सीटिंग कोच चल रहे हैं इसमें, अब स्लीपर कोच भी आने इसमें जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। जिंदल स्टेनलेस स्टील के निवेशकों को जो है ना मालामाल बनाया गया। 3 साल में 345% का जो है ना वो रिटर्न किया है। इनके शेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वैसे पिछले दिनों से। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है लगभग। भारत स्लीपर ट्रेन कोच आने वाले टाइम में जो है ना इसकी स्पीड है वो 180 तक भी ले जाई जाएगी। वैसे सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ना 2019 में चली थी, और 2019 में चली थी 14 फरवरी के दिन चली थी, 14 फरवरी 2019 को चली थी। दिल्ली से लेके वाराणसी के बीच में चली थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर हरियाणा के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो हरियाणा के 2 शिक्षक हैं, एक का नाम है अविनाशा शर्मा, एक का नाम है चारू मैनी, इन दोनों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल टीचर्स डे के अवसर पे राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे सम्मानित किया है। और शिक्षकों को 50,000 रुपये नगद और सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र जो है ना वो दिए गए हैं सभी को ही। तो फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 अमीर लिस्ट में इकलौती महिला कौन है? तो इकलौती महिला जो है ना वो है सावित्री जिंदल। ये अभी रिसेंटली हाल ही में विधायक भी बनी है हिसार से, निर्दलीय। हालांकि ये लोकसभा चुनाव के टाइम पे बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन इनको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला था हिसार से, फिर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मतलब इन्होंने बीजेपी में समर्थन दे दिया है इंडिपेंडेंट होके। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी। हिसार से 2005, 2009 और 2014 में चुनाव लड़ चुकी है, 2 बार चुनाव जीत भी लिया है इन्होंने। और इसके अलावा जो है ना मतलब देखा जाए तो हर बार ही चुनाव लड़ा है, पिछली बार 2019 को छोड़ के। 74 साल की सावित्री जिंदल हरियाणा की पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुकी है। जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है और करीब 33 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन है। बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा सांसद है और हिसार में परिवार जो है ना 3 दशक से सक्रिय है, एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में काम कर रहे हैं ये। भारत में अमीर लोगों के पास की जीडीपी 33.81% के बराबर है फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो। कोलकाता में पहली फैक्ट्री लगाई थी हिसार के गांव नलवा में। ओपी जिंदल किसान परिवार से आते हैं, कक्षा 6ठी तक पढ़े हैं ओपी जिंदल, और भाइयों की तरह ही बाहर जाने के कमाना चाहते थे। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम के समय असम अमेरिकी फौजियों का बड़ा गढ़ था। इसके युद्ध के बाद में जो है ना ये इस्पात से बना बहुत सा माल वहीं छोड़ के गए थे। ओपी जिंदल को यहीं से व्यापार करने का आइडिया आया था। 1952 में जिंदल ने कोलकाता के पास लिलुआ में पाइप बैंड और शॉकेट बनाने की फैक्ट्री लगाई थी।
उन्होंने इस फैक्ट्री का नाम जिंदल इंडिया लिमिटेड रखा था और यहीं से ही इनकी सफ़र की शुरुआत हुई। और उसके बाद में जो है ना जिंदल आसाम के बाज़ार से नीलामी में पुराने पाइप खरीदते थे और उन्हें कोलकाता में बेचते थे। और टाटा और के साथ साथ कलिंग के बाद भारत में तीसरी इस किस्म की फैक्ट्री थी, जिसके बाद 1960 में ओपी जिंदल अपने पैतृक जिले हिसार में वापस आए और फिर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है वो कर दिया। आज जिंदल स्टेनलेस स्टील काफ़ी अच्छे से ग्रो है अपने आप में, इंडिया में भी इसका अच्छा खासा नंबर है। आपके लिए एक सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणवी तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता है और ये कहाँ से आते हैं, इनका संबंध, इनके बारे में डिटेल से बताइएगा। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।